हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इकोनॉमिक्स लेक्चर की सीरीज में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। पहले 2 लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन फैक्टर्स और ये सब। और दूसरे लेक्चर में जो पॉवर्टी और उसके जो डायमेंशंस, कॉजेस और गवर्नमेंट्स के जो एक्शंस थे वो सब हमने पढ़े थे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो फूड सिक्योरिटी का टॉपिक है हमारा, जो इंडिया में प्रिवेलेंट है, ठीक है। और थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो भी देखेंगे हम फूड सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। ज्यादा तौर पर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही हम फूड सिक्योरिटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी दोनों भी एक मतलब पैरेलल चलते हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है। उसके भी एस्पेक्ट्स हम कुछ कुछ देखेंगे, ठीक है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसके क्या डायमेंशन होते हैं, इसके मतलब क्या मतलब कौन से सेक्शन पे इम्पैक्ट आता है, कौन सा सेक्शन ज्यादा वल्नरेबल होता है, ये सब हम देखेंगे। उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर इसमें काम करते हैं, ये सब इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने बोला, ये क्लास 9 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है हमारा फूड सिक्योरिटी का इंडिया में, ठीक है। चलिए, अब फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा, मतलब लोगों के पास खाना की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उनका एक्सेस है, मतलब पहुंच है, और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, उसको वहनीयता भी है। मतलब अवेलेबिलिटी है लेकिन एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मतलब फूड सिक्योरिटी भी
नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर कंट्री में अवेलेबल है फूड लेकिन लोगों के पास वो पहुंच नहीं रहा है, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते लोग और अफोर्ड भी नहीं कर सकते लोग, अगर बहुत ही महंगा भी है खाना, तो इसका मतलब भी फूड सिक्योरिटी नहीं है, खाद्य सुरक्षा नहीं है कंट्री में, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए ये तीनों फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। फूड अवेलेबल भी होना चाहिए, एक्सेस भी लोग कर सकने चाहिए और अफोर्ड भी कर सकने चाहिए, ठीक है। उपलब्धता, पहुंच और वहनीयता, ये तीनों फैक्टर इसमें काम करते हैं फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। जो गरीब जो फैमिली होते हैं, गरीब घर जो होते हैं, वो ज्यादातर वल्नरेबल होते हैं फूड सिक्योरिटी में, इनसिक्योरिटी में, ठीक है। वो मतलब असंवेदनशील होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं खाद्य असुरक्षा के प्रति। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मतलब कोई भी फेमिन होता है और कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है तो ये पुअर हाउस होल्ड सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, इसलिए वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। हमने पढ़ा था ना वल्नरेबिलिटी का टॉपिक, इसी तरह से, ठीक है। जब भी प्रोडक्शन और फूड के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी प्रॉब्लम होता है, मतलब प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ कभी, ठीक है, कंट्री में प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ, मतलब फूड की शॉर्टेज हुई, तो ये जो फैमिलीज होते हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो किसी पर्टिकुलर रीजन में जब फूड अच्छे से नहीं पहुंच सकता, तब भी ये पुअर हाउसहोल्ड सबसे पहले अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वल्नरेबल होता है। फूड सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करती है कि जो हमारी कंट्री की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ, ठीक है, कोऑपरेशन के साथ साथ, तो पब्लिक तक जो फूड पहुंचना चाहिए, जो मैं आगे बताऊंगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे, तो ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि जो भी फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि जो कंट्री की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसी और गवर्नमेंट का जो सतर्कता कैसी है, विजिलेंस कैसा है, ठीक है, और एक्शन क्या क्या ले रही है गवर्नमेंट कि जब ये सुरक्षा पे खतरा खड़ा होता है तब गवर्नमेंट एक्शन क्या लेती है, इसके ऊपर निर्भर करता है जो भी फूड सिक्योरिटी है कंट्री का, वो, ठीक है। चलिए, अब फूड सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो समय समय पे बदली है। जो पास्ट में क्या था कि लोग बहुत ही गरीब थे, जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा इंडिया, तब क्या था कि तब एक कंसेप्ट ऐसा था कि लोगों को फूड मिल जाना चाहिए, बस ये दो टाइम का फूड मिल जाए तो वो फूड सिक्योर है, वो लोग, मतलब वो कंट्री फूड सिक्योर है। अगर लोगों को 2 टाइम का खाना मिल जाता है तो वो कंट्री फूड सिक्योर है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, मतलब अवेलेबिलिटी बता रहा था किसी भी कंट्री की, कि किसी भी कंट्री में अगर इतना खाना अवेलेबल है कि जो भी लोगों को खाना मिल सके उतना खाना अवेलेबल है, सिर्फ एक्सेस नहीं है, अभी सिर्फ अवेलेबल है, एक्सेस का कोई तब फैक्टर नहीं काम कर रहा था, कि सिर्फ अवेलेबल है, उपलब्ध है कंट्री में, तो वो कंट्री फूड सिक्योर माना जाएगा, ठीक है। और अब उसके बाद जो नई जो भी डेफिनेशन बदली की अमर्त्य सेन ने, एक नया जो डायमेंशन उसमें ऐड किया, वो था एक्सेस। मतलब अगर कंट्री में अवेलेबल तो है लेकिन एक्सेस भी तो मिलना चाहिए ना, किसी को मतलब पहुंच नहीं होगी तो भी फिर भी लोग भूखे रहेंगे, हंगर होगा, प्रिवेलेंट होगा हंगर, ठीक है। इस तरह से भी जो मतलब ये डेफिनेशन चेंज हुई ना, जो फूड सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग अब चेंज हुई, सिर्फ अवेलेबिलिटी भी नहीं, एक्सेस भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये समय के साथ साथ फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की जो समझ है वो बदलाव हुआ है उसमें, ठीक है। चलिए, अब फूड सिक्योरिटी क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि 3 फैक्टर, जैसे मैंने बताया अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अब ये तीनों चीज, मतलब तीनों टर्म का मीनिंग क्या होता है ये हम देखते हैं। उपलब्धता का मतलब क्या है कि देश के अंदर जो भी मतलब जो प्रोडक्शन है देश में होना चाहिए, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर इंपोर्ट भी करना चाहिए, और प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक है वो भी होना चाहिए, ठीक है। और ये टोटल जो सम होता है इसको हम उपलब्धता कहते हैं, कि जो कंट्री में जो भी हार्वेस्ट हुआ है वो, जो कंट्री ने इंपोर्ट किया है वो, जो भी इंपोर्ट किया है कंट्री ने वो, और जो प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक पड़ा है हमारा, आगे जो एफसीआई जो स्टॉक रखता है वो सब हम बात करेंगे। तो ये तीनों का सम होकर टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बनता है, ठीक है। मतलब इतना फूड अवेलेबल होगा हमारी कंट्री में, उपलब्ध होगा हमारी कंट्री में, ठीक है। चलिए, एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच का मतलब क्या है कि हर मतलब अवेलेबल तो है, हर किसी के पास पहुंचना भी चाहिए, ठीक है। वो मतलब गोडाउन में ही पड़ा बिगड़ जाए, इसका मतलब तो मतलब कुछ नहीं होगा ना, इसका मतलब फूड सिक्योरिटी नहीं होगा। तो एक्सेस भी मिलना चाहिए कंट्री में लोगों को, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी मतलब इंडिविजुअल के पास इतने पैसे होने चाहिए कि जो अपना जो डाइटरी नीड्स है, जो पौष्टिक भोजन है वो खरीद सके, ठीक है। इतना जो उसके पास
पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये होगा अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। चलिए, तो ये 3 पहलू होते हैं फूड सिक्योरिटी के। फूड सिक्योरिटी तभी सुनिश्चित की जा सकती है किसी भी कंट्री में जब सबके पास भोजन उपलब्ध हो, उन लोगों के पास उस भोजन को खरीदने की क्षमता हो और भोजन तक सबकी पहुंच भी हो, ठीक है। ये मतलब एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। चलिए, अब 1995 में जो वर्ल्ड फूड समिट हुई थी, उसमें क्या बताया गया था कि जो फूड सिक्योरिटी की एक डेफिनेशन दी गई थी कि हर इंडिविजुअल, हाउस होल्ड मतलब व्यक्तिगत, घरेलू, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा तभी हम कह सकते हैं कि जब सभी लोगों को हर एक समय पे अपनी आहार संबंधी जरूरतों और भोजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पौष्टिक भोजन तक मतलब अवेलेबिलिटी और आर्थिक पहुंच मतलब अफोर्डेबिलिटी भी प्राप्त हो, ठीक है। अब प्राप्त, ठीक है। और सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं, इसका मतलब एक्सेसिबिलिटी भी, जो भी कंट्री में जो भी लोग हैं सब लोगों को भोजन प्राप्त हो, ठीक है। कंट्री में भी हो और लोगों को भी प्राप्त हो, ठीक है। ऐसी डेफिनेशन दी गई थी 1995 की वर्ल्ड फूड समिट में। अब फूड सिक्योरिटी क्यों लानी चाहिए, किसी भी कंट्री में क्यों लानी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर कोई कैलामिटी होती है, नेचुरल कैलामिटी, मतलब कोई बड़ा सा फ्लड आ गया, मतलब कोई बड़ा सा साइक्लोन आ गया, जैसे कि उड़ीसा में हुआ था ऐसा, ठीक है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में कभी कभी साइक्लोन आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब होता है ना, तो टोटल प्रोडक्शन जो हो जाता है ना, जो भी खाद्यान्न का, मतलब वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हार्वेस्ट होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी जो फार्म्स में, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में कंट्री के पास अगर खाना नहीं होगा, कोई स्टॉक नहीं होगा, तो क्या होगा कि फेमिन क्रिएट होना वाला, मतलब फेमिन की स्थिति क्रिएट होगी, लोग भूखमरी से मरने लगेंगे, ठीक है। तो एक ये पहलू हुआ, मतलब आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं इसका महत्व की फूड सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ये फूड टोटल प्रोडक्शन कम होता है तो शॉर्टेज ऑफ फूड होती है, मतलब फूड का मिलना कम हो जाता है, ठीक है। और सब कुछ महंगा भी होने लगता है, ठीक है। प्राइस गोज अप, मतलब महंगा होने लगता है, ठीक है। तो पीपल उसको खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब व्यक्तियों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो उसको खरीद सके, ठीक है। तब क्या होगा, अगर ऐसी कैलामिटी अगर बड़े एरिया में होती है, मतलब कोई स्टेट वाइज अगर ऐसी बड़ी कैलामिटी आ गई और लंबे टाइम तक ये रहती है, तो ये स्टारवेशन की स्थिति, भूखमरी की स्थिति, मतलब भूखमरी की स्थिति जो पैदा करती है उस एरिया में, ठीक है। अगर ये भूखमरी की स्थिति लंबे समय तक अगर रही तो ये जो अकाल का रूप ले सकती है, मतलब फेमिन, जिसमें ज्यादा लोग मरते भी है स्टारवेशन से, ऐसी एक स्थिति खड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए फूड सिक्योरिटी अनिवार्य है, ठीक है। अगर कुछ भी कैलामिटी भी आ जाए तो भी हमारी कंट्री को मतलब अफोर्ड कर सकनी चाहिए, लोगों को फूड पहुंचा सकनी चाहिए, ऐसा जो कैपेबिलिटी कंट्री में होनी चाहिए, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। अगर कुछ भी ऐसा भी अनफोर्सिन इवेंट हो गया फिर भी हमारी कंट्री में लोगों को खाना पहुंच सके, ऐसी स्थिति को बोलेंगे हम फूड सिक्योरिटी, ठीक है। इसीलिए होनी चाहिए ताकि ये भूखमरी और फेमिन जैसी स्थितियां पैदा ना हो, ठीक है। चलिए, फेमिन का मतलब क्या फीचर होता है कि उसमें डेथ होती है, क्यों? क्योंकि भूखमरी से और जो एपिडेमिक्स होते हैं और जो इन कारणों से लोगों की जो भी होती है वो मौतें होने लगती है, और लोग जो भी जो अशुद्ध वाटर है, अशुद्ध पानी है, और जो मतलब ये जो सड़ने वाले जो फूड रहते हैं, भोजन रहते हैं, वो सब खाने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। उनका बॉडी अब जो भी है, जो रेजिस्टेंस है बॉडी का अपना जो, ठीक है, वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी भूखे हैं, ठीक है। इसीलिए मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी विशेषता होती है फेमिन की, अकाल की, ठीक है। ये इसका फीचर्स होते हैं कि लोग मरने लगते हैं और उनको ऐसा पानी पीना पड़ता है, ऐसा खाना खाना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा बंगाल का फेमिन हुआ था जब 1943 में, ठीक है। इसमें ब्रिटिशरों की पॉलिसी भी जिम्मेदार थी कुछ, ठीक है। चलिए, अब ये देखो, आपको उदाहरण दिखाया गया है कि ये जो लोग है वो देखिए वो एकदम पतले हो चुके हैं, वो भूखे हैं, ठीक है। अभी इसमें एक फैमिली दिख रहा है, उसमें बच्चे भी भूखे हैं और माता पिता खुद भी भूखे हैं, और ये माइग्रेट कर रहे हैं रूरल एरिया से किसी और एरिया की तरफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे
भूखमरी की स्थिति पैदा हुई है और ये दूसरे एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ कोई अच्छा उनको खाना मिल जाए और उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो। ठीक है, तो मतलब ये उदाहरण था भूखमरी का। चलिए, अब बंगाल फेमिन के बाद इतना बड़ा तो कोई फेमिन हमारी कंट्री में, इतना बड़ा अकाल कोई पड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में आज भी मतलब हमारी कंट्री सक्सेसफुल तो रही है फूड सिक्योरिटी को लाने में, लेकिन आज भी हमारी कंट्री के कई रीजन है, मतलब कई क्षेत्र है जिसमें आज भी ऐसी अकाल जैसी स्थितियां दिख रही है, विद्यमान है। ठीक है, उड़ीसा के कोई कुछ एरिया ऐसे है, राजस्थान में भी कुछ और झारखंड में भी कुछ एरिया ऐसे है जिसमें भूखमरी के कारण मौतें हुई है रिसेंट ईयर्स में। ठीक है, मतलब जैसे पूरी तरह से अकाल नहीं है लेकिन ऐसी स्थिति है। ठीक है, चलिए, अब फूड इनसिक्योर कौन है? खाद्य असुरक्षा, मतलब वो कौन लोग है जो खाद्य असुरक्षित है। ठीक है, मतलब ऐसे देखा जाए तो पूरी कंट्री में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो कि फूड इनसिक्योरिटी से पीड़ित है। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो बहुत ही ज्यादा पुअर होते हैं, जैसे कि लैंडलेस पीपल होते हैं और जिनके पास कोई ट्रेडिशनल आर्टिजन है, कारीगर है वो। ठीक है, जो छोटे काम करते हैं, पेटी स्वरोजगार वाले, छोटे स्वरोजगार वाले एकदम श्रमिक होते हैं, और जो भिखारी और बेगर्स होते हैं वो सब लोग उसमें भी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित लोग होते हैं। ठीक है, और अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में कौन असुरक्षित होता है? वहां पे तो जनरल तौर पे वहां पे एग्रीकल्चर का तो कम रहता है, तो जो कैजुअल लेबर है, मतलब जो श्रम करते हैं, ठीक है, जो कुछ बेचते हैं, जो ठीक है, और किसी छोटे यूनिट में काम करते हैं, फल फलादी बेचते हैं, शाक भाजी बेचते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स बेचते हैं, ये लोग जो होते हैं लेबर मार्केट। ठीक है, और इल पेड ऑक्यूपेशन वाले जो कि जिसमें सबसे कम वेतन मिलता है, खराब वेतन मिलता है, ठीक है, जो भी मजदूरी का काम होता है, ये सब लोग सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित होते हैं, क्योंकि छोटी सी भी इम्पैक्ट आती है इकोनॉमी में तो ये इन लोगों के पास खाना नहीं बचता है, क्योंकि उनकी इनकम ही इतनी कम होती है। ठीक है, उनकी स्थिति भी बहुत ही ऐसी होती है कि वो खाना अफोर्ड भी नहीं कर पाते डायरेक्ट। ठीक है, इसलिए अब सोशल जो सामाजिक संरचना की क्या भूमिका है इसमें, ये हम देखते हैं। इसमें भी जो SC ST और OBC वाला सेक्शन है ना, उनके पास मतलब भूमि का जो आधार है और जो लैंड बेस है वो सब कम होता है, उनकी लैंड की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। ठीक है, तो वो उनकी जो भी मतलब खाद्य असुरक्षा है वो उनमें ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि मतलब उनका जो भी प्रॉफिट लेवल होगा वो भी कम होगा, उनकी ओवरऑल अपनी जो माइक्रो इकोनॉमी जो होगी वो भी कम प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, तो माइग्रेटिंग कम्युनिटीज है, जो मतलब जो बंजारा और ऐसे लोग होते हैं जो को माइग्रेट करते रहते हैं, जो नोमाडिक, सेमी नोमाडिक बोल सकते हैं उनको। ठीक है, आज भी ऐसी भी कम्युनिटीज है हमारी कंट्री में, वो भी सबसे ज्यादा प्रोन होती है इस जो भी ये खाद्य असुरक्षा है उससे। ठीक है, उनके पास क्या होता है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, उनके पास कोई अच्छी जॉब नहीं होती, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से मतलब उनके पास कोई आधार नहीं होता बैकवर्ड अपने बैक में। ठीक है, तो और अभी एक ऐसा सेक्शन है जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, नर्सिंग वुमन होती है, जो चाइल्ड होते हैं 5 ईयर्स तक ओल्ड जो होते हैं, वो भी फूड इनसिक्योरिटी का खतरा उनपे मंडराता रहता है। ठीक है, चलिए, अभी इसमें भी असमानता है, जो भी सेक्शंस है इसमें भी जो स्टेट वाइज होती है असमानता, इसकी बात कर रहे हैं। किसी स्टेट में ज्यादा लोग फूड इनसिक्योर है, मतलब खाद्य असुरक्षा उनमें मंडरा रही है, किसी स्टेट में कम है। जैसे, और ये स्टेट्स कैसे होते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी जिस स्टेट में ज्यादा रहती है, ठीक है, जो जंगल पे मतलब वनों पे आधारित कम्युनिटीज ज्यादातर रहती हो, ऐसे जो स्टेट्स होते हैं उसमें ज्यादातर ये लोग ज्यादातर मतलब फूड इनसिक्योर लोग ज्यादातर उसमें उसी स्टेट में रहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्र होता है उसमें भी ज्यादातर लोग फूड इनसिक्योर होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि जो अरुणाचल है उसमें, जहाँ पे मतलब अगर सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक्स आते हैं ऐसा एरिया हो, या तो फिर जहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, जैसे कि उड़ीसा, चाहे ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा रहती हो उसमें भी हम उदाहरण दे सकते हैं उड़ीसा का। ठीक है, तो इस क्षेत्र में तो मतलब इस स्टेट में ज्यादा लोग फूड इनसिक्योर होंगे। ठीक है, बाकी स्टेट में फूड इनसिक्योर लोग
कम हो गए। जैसे कि दिल्ली की बात करें, ठीक है, वहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब होती है, लोगों को जॉब का मतलब अच्छी पे वाली जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी वाले लोग कम होंगे, ठीक है। और जो बैकवर्ड स्टेट से वहाँ पे ज्यादा लोग होंगे, इकोनॉमिकली जो मतलब इनकम जिनकी कम हो वो ज्यादा इनसिक्योर होंगे, फूड इनसिक्योर, ठीक है। अब फूड इनसिक्योरिटी का एक पहलू क्या है कि हंगर, मतलब उसमें भूख होगी, लोगों के पास खाना अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे लोग, तो लोग भूखे रहेंगे, ठीक है। उनकी जो ओवरऑल हेल्थ होगी, जैसे मैंने बताया ना कि उनका जो बॉडी होता है वो रेजिस्टेंस कम होता है उनका, ठीक है। और मतलब उनकी इनकम भी कम होती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी ओवरऑल जो हेल्थ होती है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती, ठीक है। चलिए, इसलिए हंगर भी एक भूख जो है वो एक पहलू है खाद्य असुरक्षा का, ठीक है। जो लोग खाद्य मतलब फूड इनसिक्योर है वो हंग्री भी रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब फूड इनसिक्योरिटी में जो फूड सिक्योरिटी है हमारी खाद्य सुरक्षा में का मतलब टोटल क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या एक्शन होने चाहिए कि अभी जो एग्जिस्टिंग हंगर है, अभी जो मौजूदा भूख है उससे भी निपटना, और जो भविष्य की जो फ्यूचर हंगर है उसको भी रोकना, ठीक है। प्रिवेंटिंग फ्यूचर हंगर, अभी की भूखमरी तो है लोगों में, उसको भी उससे निपट लेना, और जो भविष्य में आ सकती है उसके लिए भी प्लानिंग मतलब उसके लिए भी प्लानिंग कर लेना, उसको प्रिवेंट कर सके ऐसा प्लानिंग कुछ करना, ठीक है। तो इस तरह से इसके दो डायमेंशंस होते हैं, इसके दो आयाम है कि मतलब एक तरह से आप उसके टाइप कह सकते हैं, एक क्रोनिक और एक सीजनल, मतलब एक जीर्ण है और एक मौसमी है, ठीक है। क्रोनिक हंगर का क्या मतलब है कि वो परसिस्टेंट इनएडेक्वेसी होती है लोगों में, जो डाइट है, जो खाना है वो कंटिन्यूअसली उनको नहीं मिलता लॉन्गर टाइम पे, मतलब वो सालों तक ऐसी ही स्थिति में बने रहते हैं कि उनको पूरी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम क्रोनिक हंगर, लंबे टाइम तक ऐसी ही स्थिति बनी रहती है, जिसको हम जीर्ण मतलब क्या बोलते हैं, जीर्ण भूख की विशेषता कहते हैं कि ये लंबे टाइम तक बना रहता है ऐसी स्थिति की, लोगों को खाना नहीं मिलता अच्छी तरह से, ठीक है। और दूसरा होता है सीजनल, जब पहले जो गरीब लोग होते हैं ना वो इस क्रोनिक डायमेंशन से अधिक पीड़ित होते हैं, जो जीर्ण जो आयाम बोला हमने, उससे वो पुअर पीपल होते हैं ना वो ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम जो होती है ना वो लो होती है, ठीक है। तो वो इनफ चीजें बाय नहीं, मतलब खरीद नहीं सकते, जो अपने सर्वाइवल के लिए भी वो नहीं खरीद सकते, जो ओवरऑल लाइफस्टाइल बनाने की तो बाद में बात है, अपना जो सर्वाइवल है डेली वो भी नहीं कर सकते, ठीक। तो पुअर पीपल ज्यादा सफर करते हैं ऐसी स्थितियों में। और सीजनल डायमेंशन का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए लोगों के पास फूड सिक्योरिटी होंगी, कुछ समय के कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उनके पास अच्छे से फूड नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण दूं कि रूरल एरिया जिसमें लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जब तक एग्रीकल्चर का जो अच्छे से चलता है तब तक उनके पास फूड होगा, लेकिन उसके बाद जब एग्रीकल्चर में काम नहीं होगा तो उनकी भी इनकम बहुत ही कम हो जाएगी, तब उनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये होगा सीजनल डायमेंशन, ठीक है। जो सीजनल डायमेंशन है वो किस पे डिपेंड करता है, जो ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग की साइकिल होती है उस पे, मतलब कोई पहले मंथ से छठे मंथ तक अगर ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग की जो साइकिल है वो चलती है, तो बाद के जो 7 to 12 जो मंथ्स है, ठीक है, उसमें उनकी फूड सिक्योरिटी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अर्बन एरियाज में भी सीजनल डायमेंशन जो है अफेक्ट करता है। कैसे, जो कैजुअल लेबर होता है ना उनको, कैजुअल लेबर का क्या है कि जो श्रम होते हैं, जो मतलब उनको क्या बोलते हैं, आकस्मिक श्रम जो होता है, ठीक है, वो लोग कुछ समय तक काम करते हैं, कुछ समय तक काम नहीं करते। मतलब जैसे कि आपको उदाहरण दूं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो मानसून में उनको काम नहीं मिल सकता है, ठीक है, कि मानसून के कारण कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता होगा तो उनको काम नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनको भी जो फूड सिक्योरिटी उतने समय तक उनकी फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि उनकी भी इनकम तब उस समय के लिए बहुत ही कम हो जाएगी, वो कोई और छोटा काम करने लगेगी और उनकी इनकम कम रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी उस समय के लिए उनकी कम हो जाएगी। तो ये हुआ सीजनल डायमेंशन अर्बन एरिया में, तो जो कैजुअल लेबर्स है उनका, ठीक है। अब क्या है, रिसेंट ईयर्स में जो मतलब पिछले वर्षों में इस जो परसेंटेज है ये हंगर का वो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि मतलब पूरे वर्ल्ड में और हमारी इंडिया की गवर्नमेंट जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है उन्होंने एक्शंस लिए हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई है, ठीक है। ये हंगर के बारे में कुछ फूड सिक्योरिटी के लिए जो एक्शंस उठाए, ग्रीन रिवोल्यूशन इसका एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा,
ठीक है। तो इसके कारण जो कम्युनिटीज है हमारी कंट्री में और जो पूरे वर्ल्ड में मतलब इन जनरल ये अधिक खाद्य सुरक्षित तो हुए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण सफलता तो मिली है हमें, ठीक है। देखिए ये डेटा है जो 1983 में जो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, ठीक है, जब टोटल था 18.5% जो लोग थे वो जो फूड इनसिक्योर थे, ठीक है, और अर्बन एरिया में 6.4% लोग इनसिक्योर थे। उसके बाद में देखिए आप जो सक्सेसिव ईयर में ये जो नंबर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो भी ये फूड इनसिक्योरिटी है वो कम हुई है, लोगों का हंगर हुआ है वो कम हुआ है, जो कि एक अच्छी स्थिति बताता है। हमारी जो पॉलिसी मेकर्स है उनको एक सफलता हाथ में लगी है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, मतलब फूड सिक्योरिटी ज्यादा बड़ी है हमारी कंट्री में और ओवरऑल वर्ल्ड में भी, ठीक है। जब स्वतंत्रता मिली तब हमारा देश आपको पता तो है गरीब ही था, ठीक है। उसके बाद भी हमारे कितनी स्थितियां ऐसी पैदा हुई कि कंपनी मतलब इंडिया की फूड सिक्योरिटी को चैलेंज मिली कि अगर भारत का पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चाइना का युद्ध हुआ, फेमिन आया बंगाल में, ठीक है। वो इंडिपेंडेंस पहले था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी जो युद्ध हुए, ठीक है, इन सब के कारण क्या होता है कि इकोनॉमी ओवरऑल डिप्रेस हो जाती है और कंट्री का जो सूखा भी पड़ा था कंट्री में, ठीक है, ड्रॉट हुआ था कंट्री में, तो प्रोडक्शन ओवरऑल कट गया था, ठीक है। तो ऐसा था कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे वो फूड सिक्योरिटी लाना तो चाहते थे, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स मतलब जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी वो, ठीक है, कोई एक गवर्नमेंट नहीं, जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट आती है सब लोग पॉलिसी बना दे, ठीक है। तो उन सबकी सफलता है ये, ठीक है। तो ये जो सेल्फ सफिशिएंसी जो हमें चाहिए थी हमारी कंट्री को, इसके लिए उन्होंने कुछ मेजर्स एडॉप्ट किए, मतलब वो जो भी कुछ उपाय को अपनाया, कुछ आइडियाज लाए, ठीक है। अब जो उसमें से मेन आइडिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि कंट्री में अनाज की उपज बढ़ गई, जो स्पेशली जो व्हीट था, ठीक है, जो भी हम गेहूं बोलते हैं, उसकी उपज बहुत ही बड़ी। हमारे वेरियस जो मेजर्स थे वो लाए गए, मतलब अच्छा फर्टिलाइजर यूज किया, जो इरिगेशन अच्छा दिया, ठीक है। तो ऐसे जो भी मेजर्स की वजह से हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960 के बाद। तो हमारी कंट्री में फिर भी अच्छे से फूड सिक्योरिटी आई, ठीक है। अब उसमें एक पहलू ये था, अच्छा फूड सिक्योरिटी तो आ गई, अच्छे से प्रोडक्शन हुआ ग्रेन का, ठीक है, जो भी पॉलिसी मेकर्स ने जो भी मतलब जो बनाया, जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की उससे, ठीक है। अब उसका एक पहलू ये था कि ग्रेन प्रोडक्शन जो बड़ा था ना वो डिस्प्रोपोर्शनेट था, ठीक है, मतलब जो अनुपातहीन था, वो जो उत्पादन की गति थी वो अनुपातहीन थी। इसका मतलब क्या था, कोई एक स्टेट में अच्छे से उत्पादन बढ़ा था, कोई एक स्टेट में अच्छा सा उत्पादन नहीं बढ़ा था। मतलब पंजाब और ये जो राज्य है जो गेहूं बहुत ज्यादा उगाते हैं उसमें अच्छे से प्रोडक्शन बढ़ा था, लेकिन जो जिसमें ये गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं होता वहां पे बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं पड़ा था, ठीक है। एक ये डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट भी था और दूसरे भी इफेक्ट हुए थे। मैं आपको बताता हूँ कि जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी कम हुई थी, क्योंकि फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज किया गया था, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए, और जो ग्राउंड वाटर का भी अच्छे से यूज किया गया था, ठीक है। तो ये भी एक पहलू है उनके, जो मतलब नेगेटिव थोड़े इफेक्ट भी है ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा उत्पादन कैसे बढ़ा था रिसेंट ईयर्स में। देखिए 1961 से 1961 में जो इतना हमारा जो हमारा था हमारा उत्पादन था वो, ठीक है, और बाद में सक्सेसिव ईयर्स में बढ़ता गया। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की इफेक्ट है। और बाद में हमारी कंट्री में परसिस्टेंटली अच्छा सा जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो रहा है, ठीक है। जो 2018 और 19 का डेटा है उसमें इतना उत्पादन हुआ था हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी कंट्री में आज फूड सिक्योरिटी अच्छे से थोड़ी आ गई है, ठीक है। चलिए अब फूड सिक्योरिटी का इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो अर्ली 1970s थे उसके बाद में कंट्री ने मतलब जो भी वेदर एडवर्स वेदर कंडीशंस पैदा हुई थी, सूखा भी पड़ा था उसके बाद में, फिर भी कंट्री ने फेमिन नहीं होने दिया, ठीक है। हमारी कंट्री इतनी रेजिलिएंट तो बन गई थी कि फिर भी हमारी कंट्री ने फेमिन अवॉइड कर सकी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो मेजर थे वो सफलता हाथ लगी थी हमें, ठीक। एडवर्स वेदर्स जो प्रतिकूल मौसम की स्थितियां जो पैदा हुई थी उसके बावजूद भी हमारी कंट्री में अकाल से बचा रहा था हमारा कंट्री, ठीक है।
और इंडिया जो लास्ट 30 इयर्स में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट तो बन गया है फूड ग्रेन्स में, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है कि जो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हमारे कंट्री में उगाया जा रहा है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा रही है, ठीक है। और जो कंट्री में भी जो हमारी सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, ठीक है, उसके कारण भी फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो हमारी कंट्री में तैयार की गई है गवर्नमेंट द्वारा, उसके कारण भी हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी बढ़ी है, ठीक है, जो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स और इस फूड सिक्योरिटी सिस्टम के कारण, ठीक है। चलिए, अब फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो हमारी कंट्री ने बनाई है, जो जिसके कारण हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी आई है, उसके दो कंपोनेंट है। पहला बफर स्टॉक और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे हमने बात की थी ना आगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, ऐसे। अब बफर स्टॉक क्या होता है? एक तरह का स्टॉक, ठीक है, व्हीट और राइस का, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रखता है, ठीक है। मतलब जो फूड ग्रेन्स का जो गवर्नमेंट बाय करती है, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ का भंडार रखा जाता है व्हीट और राइस के लिए, ताकि कोई, मतलब ये भंडार रखना तो अच्छी बात है एक तरह से, मतलब ताकि कोई अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो कि किसी स्टेट के पास भोजन, और अभी का कोरोना में ही ऐसा हुआ था कि फूड कॉर्पोरेशन के पास से गवर्नमेंट ने से जो राशन था वो लोगों को पहुंचाया था, ठीक है, जो वेरियस स्कीम्स के तहत लोगों को फ्री राशन दिया था गवर्नमेंट ने। जो वो स्टॉक किसके पास हो? वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, उसके पास से गवर्नमेंट ने उन लोगों तक पहुंचाए, जो माइग्रेंट्स थे, जो पुअर लोग थे, उनके पास, ठीक है। जो एफसीए फूड कॉर्पोरेशन क्या काम करता है, जो भी राइस और व्हीट होता है ना, वो फार्मर्स के पास से खरीदता है, जहाँ पे वो सरप्लस प्रोडक्शन में होते हैं, मतलब अधिशेष उत्पादन होता है जहाँ पे, ठीक है, वहां से एफसीए इन राज्यों से किसानों से गेहूं और चावल खरीद लेता है और अपने गोडाउन में रख देता है, ठीक है। इस तरह से वो स्टॉक करता है। अब फार्मर को क्या मिलता है इससे? जो भी एक प्राइस होती है, जो पहले ही पूर्व निर्धारित की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जिससे किसानों को भी अच्छा सा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई तो किसानों को प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होता, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, पहले ही पूर्व निर्धारित कर देती है जो भी प्राइस होती है क्रॉप की, वो, ठीक है, ताकि किसानों को भी जो एश्योरेंस मिले कि नहीं, उनको उनके क्रॉप का अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसलिए मतलब ये प्राइस जो होती है फार्मर को पे की जाती है, ठीक है। एवरी ईयर ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिक्लेयर करती है, एमएसपी जो होती है गवर्नमेंट एवरी ईयर डिक्लेयर करती है सोइंग सीजन से पहले, ठीक है। जो बुआई सीजन हम कहते हैं, बुआई की मौसम को, उससे पहले एमएसपी की घोषणा करती है गवर्नमेंट, हर साल करती है, ठीक है। अब बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है? बफर स्टॉक इसलिए रखा जाता है ताकि जो डेफिसिट एरिया हो, जहां पर पूर्ते मतलब जो कमी वाला क्षेत्र है, जहाँ पे पूरा अच्छी तरह से जो फूड ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस हो पाया, वहां पर जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो गवर्नमेंट है वो, जब वो सरप्लस एरिया से लेती है, मतलब जहाँ पर वो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है वहां से लेती है एफसीए, और जहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, कमी है, शॉर्टेज है, वहां पे वो ट्रांसफर कर सके, इसलिए एक बफर स्टॉक रखा जाता है। और दूसरा, ठीक है, और ये क्या है, जो प्राइस होती है वो इसकी जो लोअर रखती है गवर्नमेंट, जो ये फूड ग्रेन्स जो देती है ना गवर्नमेंट इस पुअर सेक्शन में, वो उसकी प्राइस मार्केट प्राइस से कम होती है, और इस प्राइस को क्या बोला जाता है, इश्यू प्राइस, ठीक है। इश्यू प्राइस मतलब जो मार्केट प्राइस तो होती है वो लोग हम मार्केट में से खरीद सकते हैं वो, लेकिन ये जो पुअर लोग ये गवर्नमेंट के पास से खरीदेंगे, वो उस प्राइस को क्या बोलेंगे हम, इश्यू प्राइस। ये हेवीली सब्सिडाइज होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे ये बहुत ही कम रखती है गवर्नमेंट। इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी है, वो भी हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसको इश्यू प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब इससे एक दूसरी अच्छी बेनिफिट क्या मिलता है कि जो शॉर्टेज ऑफ फूड का प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम होता है ना, कि जो जब एडवर्स वेदर कंडीशन आ जाए, कुछ जो आपदा की स्थिति आ जाए, तब जो भोजन की कमी की जो भी समस्या होती है, तब ये क्या होगा, जो भी ऐसी कैलामिटी आएगी, तब जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो फूड शॉर्टेज हो जाएंगी, तब क्या होगा, इस बफर स्टॉक में से लेकर गवर्नमेंट सबको मतलब मार्केट में गवर्नमेंट जो भी है ये डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगी सबको, ठीक है। तो इस तरह से ये हेल्प करता है बफर स्टॉक किसी भी मतलब ये ट्रांसफर करने के लिए, और जो भी शॉर्टेज ऑफ फूड होती है जो एडवर्स वेदर कंडीशन में, उससे निपटने के लिए, ठीक है। बफर स्टॉक का ये बेनिफिट होता है, ये दो रीजंस होते हैं। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक प्रणाली है, उसमें क्या होता है,
कि जो एफसीआई द्वारा जो लिया गया जो राशन है, मतलब जो फूड है, फूड ग्रेन्स उसने लिए है, वो जो गवर्नमेंट की राशन शॉप्स होती है, जैसे राशन शॉप होती है ना शहरों में और गांव में, जो राशन शॉप्स, ठीक है, उनके द्वारा वो लोगों में बांटती है गवर्नमेंट, जो और ये जो भी पुअर सेक्शन है उसमें बांटती है गवर्नमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, इसका नाम ही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो भी फूड ग्रेन था, ठीक है, एफसीआई द्वारा खरीदा गया, गवर्नमेंट ने इसको अपनी राशन शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में, ठीक है। तो इस तरह से इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। चलिए, ये इन शॉप जो ये राशन शॉप होती है इनको फेयर प्राइस शॉप भी बोला जाता है, उचित मूल्य की दुकान बोली जाती है, क्योंकि उसमें जो ग्रेन्स मिलते हैं वो बहुत ही लो कीमत पे लोगों को मिलते हैं। जाहिर सी बात है वो पुअर सेक्शन के लिए वो बेचा जाता है, ठीक है, तो पूरा प्राइस भी लो रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो भी राशन लेने लोग जाते हैं उनके पास राशन कार्ड होते हैं। इन राशन कार्ड 3 तरह के होते हैं, एक होता है अंत्योदय कार्ड, दूसरा होता है बीपीएल कार्ड, तीसरा होता है एपीएल कार्ड। अब जो अंत्योदय कार्ड होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पुअर होते हैं, पुअर लोग, उसमें भी सबसे ज्यादा पुअर, सबसे गरीब, इन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड होता है। बीपीएल कार्ड जो होता है वो पॉवर्टी लाइन जो हमारी कंट्री में डिफाइन की जाती है उसके नीचे जो आते हैं उनके लिए होता है, और एपीएल कार्ड जो बाकी के बचे उनके लिए होता है, ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये राशनिंग का जो कंसेप्ट था वो कंट्री में 1940s में शुरू किया गया था, बंगाल फेमिन से पहले, ठीक है, और बाद में इस सिस्टम को वापस लाया गया जो शॉर्टेज हुई थी, फूड की शॉर्टेज, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले अर्ली 1960s में, ठीक है, जब हुआ था जो भी फूड का शॉर्टेज, तब ये इस राशनिंग सिस्टम को वापस मतलब रिवाइव किया गया था, ठीक है, पुनर्जीवित किया गया था। अब जो 1970s में जो भी पॉवर्टी लेवल का जो इंसिडेंस थे, बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी लेवल थे, मतलब, ठीक है, लोगों में जो गरीबी की उच्च स्तर था, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी 3 प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। चलिए देखते हो प्रोग्राम कौन कौन से थे। पहला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पीडीएस था वो अब ये स्ट्रेंथन हुआ था, उसको मजबूत किया गया था। पहले भी तो था, जैसे मैंने बताया ना 1940s में था, 1960 में भी वापस लाया गया था, अब ये भी फिर से लाया गया, लेकिन उसको ज्यादा मजबूत बनाया गया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को भी स्टार्ट किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, प्रयोगात्मक आधार पे 1975 में, ठीक है। और फूड फॉर वर्क एक ऐसा भी प्रोग्राम लाया गया था, मतलब लोग काम करेंगे और उनको फूड देगी गवर्नमेंट, ठीक है, 1970 और 78 में, 77 और 78 में लाया गया था। ये 3 प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे गवर्नमेंट द्वारा। हायर पॉवर्टी लेवल था और हंगर भी थोड़ा ज्यादा था कंट्री में, ठीक है, इसको मद्देनजर रखते गवर्नमेंट ने ये तीनों प्रोग्राम लाए गए थे। और दूसरे कुछ प्रोग्राम भी लॉन्च हुए हैं सेवरल, मतलब रिसेंट ईयर्स में, ठीक है, कुछ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जो भी प्रोग्राम्स लाए हैं, ठीक है, ये सब जो कुछ नए प्रोग्राम है, कुछ रिस्ट्रक्चर किए गए हैं, ठीक है, पुनर्गठित किया गया है, ठीक है। अभी ऐसे प्रोग्राम भी सेवरल लाए गए, ठीक है। अभी क्या है, कुछ भी मतलब पॉवर्टी को कम करने के लिए भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम भी लाए गई है। इनका एम क्या होता है कि पॉवर्टी को कम करना, मतलब कुछ लोगों को काम देना, उनकी इनकम बढ़ाने जैसा, और उसमें एक कंपोनेंट होता है फूड का कंपोनेंट। ये स्पेसिफिकली ये फूड के लिए नहीं है, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट होता है फूड का, खाद्य का घटक होता है कि उनको कुछ राशन मिल जाए फ्री में, और ऐसा कुछ प्रावधान किए जाते हैं, वेजिस के साथ साथ ऐसा कुछ मिल जाए, ये भी प्रावधान होते हैं, ठीक है। काम उसका ये होता है कि लोगों की पॉवर्टी कम हो, लेकिन उसके साथ साथ फूड भी उनको एक फूड सिक्योरिटी मिले, ये भी एक कंपोनेंट रहता है उन प्रोग्राम में, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने बताया ना, ये पीडीएस और मिड डे मील स्कीम जो थी वो एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी के बारे में ही थी, उनको लोगों को फूड पहुंचाना, इनका ये मतलब था, इनका ये गोल था, ठीक है। लेकिन ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है ना, उसमें भी फूड सिक्योरिटी का पहलू रहता है, जैसे मैंने बताया ना कि उनका फूड का कंपोनेंट रहता है। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनकी इनकम बढ़ाते हैं, ठीक है। उससे इनकम बढ़ने से क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट होने से क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से क्या होगी, उनमें फूड लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो जब फूड लेने की क्षमता बढ़ेगी तो उनकी फूड सिक्योरिटी ज्यादा होगी, मतलब उनकी फूड सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी,
तो ये एक कनेक्शन है। ये जो पीडीएस और मिड डे मील स्कीम था उसका तो काम ही ये था कि लोगों को खाना पहुंचाना। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है उनका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट ये आता है कि लोगों में फूड सिक्योरिटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था हमारी कंट्री में 2013 में। ठीक है, इसका काम किया था कि जो फूड जो फूड था और न्यूट्रिशनल फूड है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों को पहुंचाया जाए। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइसेस मतलब लोग, जैसे मैंने बोला ना कि फूड सिर्फ अवेलेबल होना ही काफी नहीं है, लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे मिलना भी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, और इस एक्ट के तहत जो रूरल एरिया थी हमारी, मतलब ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का जो 50% लोग हैं उनको वर्गीकृत किया गया है कि वो लोग इस एक्ट के तहत जो मिलने वाला है जो फूड, ठीक है, वो उनके लिए वो एलिजिबल होंगे। जो हाउस होल्ड है, जो 50% रूरल पॉपुलेशन के हाउस होल्ड है और 75% जो 50% जो मतलब अर्बन पॉपुलेशन है और 75% जो रूरल पॉपुलेशन है वो एलिजिबल होंगी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए अब करंट स्टेटस क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। पहले क्या था दोस्तों कि जो कवरेज था, जो पीडीएस सिस्टम जब लाया गया था जो 1990s के टाइम पे, ठीक है, और बाद में जो कवरेज था पीडीएस का वो यूनिवर्सल था, वो सब लोगों को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब लोगों को मिलता था एक ही दाम पे। ठीक है, सब लोगों को एक ही दाम पे मिलता था। ठीक है, पुअर और नॉन पुअर के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं रखा गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि उसमें कुछ चेंजेस कर गए। ठीक है, अब ठीक है, उसको मोर एफिशिएंट और उसको लक्षित बनाने के लिए, कुशल और लक्षित बनाने के लिए, एफिशिएंट और टारगेटेड का मतलब क्या होता है, वो स्पेसिफिक सेक्शन को टारगेट करता है। ठीक है, मतलब हर एक सेक्शन की गरीबी और वल्नरेबिलिटी अलग अलग होती है, तो उनके लिए पॉलिसी भी अलग अलग होनी चाहिए, उनको जो पॉलिसी का इम्पैक्ट होना चाहिए वो भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए क्या किया गया, पहले क्या था कि वो सब लोगों के लिए सब इक्वल थी, जो पुअर और नॉन पुअर थे उनके लिए। ठीक है, बाद में कुछ चेंजेस किए गए जो एफिशिएंट बनाने के लिए और टारगेटेड बनाने के लिए। तो उसमें क्या किया, जो 1992 में एक रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब उसमें कुछ पुनरुत्थान किया गया, कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, और देश के 1700 ब्लॉक्स में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पूरे देश में नहीं, 1700 ब्लॉक्स में एक रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आरपीडीएस वो इंट्रोड्यूस किया गया था, कुछ चेंजेस के साथ। पहले वाली प्रणाली में कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, अब जून 1997 में फिर से चेंजेस किए गए इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया। टारगेटेड का मतलब जैसे मैंने बोला वो पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि जो पहली बार इसने पुअर और नॉन पुअर में डिफरेंस किया था। ठीक है, उसमें डिफरेंट प्राइस पॉलिसी अपनाई, जो पुअर के लिए जो कम प्राइस होगी और नॉन पुअर के लिए ज्यादा प्राइस होगी। जाहिर सी बात है, पुअर को तो बहुत कम प्राइस में ही देना पड़ेगा, लेकिन नॉन पुअर है उनको भी अगर कम प्राइस पे देंगे तो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट को ज्यादा सब्सिडाइज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी एक अच्छी बात है। नॉन पुअर को ज्यादा थोड़ा महंगा मिलना चाहिए। नॉन पुअर जो पुअर नहीं है वो, उनको पुअर को तो सस्ते में देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये टारगेट हुआ ना, ये टारगेट किया उन्होंने पुअर को और नॉन पुअर को अलग अलग से टारगेट किया। तो इसका मतलब क्या होगी, ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाए। ठीक है, अब 2000 के साल में भी दो नई स्कीम लाई गई, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, इसका स्पेशल टारगेट क्या था कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो सीनियर सिटीजन और जो मतलब जो निर्धन है, जो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक और जो सबसे गरीब लोग है, उनके लिए ये सिस्टम टारगेट की गई थी। उनको स्पेशली टारगेट किया गया था इन दो सिस्टम के दौरान, इनके माध्यम से। ठीक है, देखिए इसकी समारी है। जो पहले पीडीएस था जो 1992 तक चल रहा था, ठीक है, उसमें यूनिवर्सल कवरेज था। ठीक है, सब लोगों को इसमें इक्वल प्राइस पे जो फूड ग्रेन्स थे वो मिल रहे थे। ठीक है, अब आया जो रिवैम्प्ड, जो जैसे मैंने बोला ना, वो रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में जो बैकवर्ड ब्लॉक्स में लाया गया था। ठीक है, इसमें मतलब कुछ चेंजेस किए गए। अब आया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो 1997 है,
उसमें आया, उसमें एक जो डिस्टिंक्शन किया गया था, लोगों डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी अपनाई गई थी। जो पुअर और नॉन पुअर है उनको उनमें डिफरेंस किया गया था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, इन सबको डिफरेंट किया गया और इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रखी गई, ठीक है, डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी जैसे मैंने बोला ना वो। अब अंत्योदय अन्न योजना लाई गई थी 2002 में, ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को वो टारगेट कर रही थी, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस की गई, प्लान तो कर लिया गया था 2000 में, 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। चलिए, इसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब जो गरीब तो होते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा गरीब उनको टारगेट किया गया था। अभी अन्नपूर्णा स्कीम थी, ठीक है, इसमें जो सीनियर वरिष्ठ नागरिक है जिनके पास कोई धन नहीं है उनके लिए ये जो अन्नपूर्णा स्कीम थी वो लाई गई थी। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो जो हमने पढ़ा 2003 में, ठीक है, उसमें जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो उनका जो मतलब जो भी एलिजिबिलिटी के कंडीशंस बनाए होंगे उसके अंदर जो भी हाउस होल्ड आते हैं उनको प्रायोरिटी हाउस होल्ड बोलते हैं, ठीक है, इनको टारगेट किया गया था। तो ये एक मतलब इवोल्यूशन है, हमारी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये एक इवोल्व हुई है इस तरह के चेंजेस के साथ साथ, ठीक है। चलिए, अब इसका इफेक्ट क्या हुआ है हमारी कंट्री में। अब इतने एफर्ट्स तो लगाए हमारी कंट्री में, इतने गवर्नमेंट्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों तक खाना पहुंचाए, तो इसके प्रभाव भी कुछ आए तो होंगे, कुछ अच्छे प्रभाव है, कुछ बुरे प्रभाव भी है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रभाव हुए हैं, ठीक है। ये हमारी कंट्री में एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ है फूड सिक्योरिटी लाने में, ये सही बात है। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सफलतापूर्वक हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी आई है, ठीक है। प्राइसेस स्टेबिलाईज हुए हैं कंट्री में, जो फूड के प्राइसेस है वो स्टेबिलाईज हुए हैं, फूड अवेलेबल हुआ है लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे, सही बात है, ये सफल हुई है ये एक सिस्टम, ठीक है। मतलब जो वाइड स्प्रेड हंगर है, फैमिन की स्थिति जो क्रिएट होती है जो, ठीक है, ये भी हमारी कंट्री रोकने में सफल रही है। ऐसा कैसे हुआ है कि जो सरप्लस रीजन में जो उगता है उसको डाइवर्ट करती है हम जो भी जो डेफिसिट रीजन है उसमें, ठीक है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ऐसा डाइवर्जन किया जाता है कि जो सरप्लस एरिया है, जो सरप्लस जहाँ पे जो अधिशेष क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं, वहां जो उसमें से कांटे वाले क्षेत्र में वहां पर डाइवर्ट किया जाता है जो भी फूड ग्रेन है उसको, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू किया जाता है। तो ये भी एक सफलता हमारी गवर्नमेंट को हाथ लगी है कि फेमिन वाली स्थिति को हम अवॉइड कर सके, फेमिन अकाल को रोक सके, ठीक है। प्राइसेस भी जो है जो भी कीमत है जो फूड ग्रेन्स की जिसके थ्रू जो बेची जाती है राशन शॉप के थ्रू, उसको भी रिवाइज करती रहती है गवर्नमेंट, ठीक है। और ये किसके गरीब परिवारों के पक्ष में ये रिवाइज करती रहती है, ठीक है, कि गरीब परिवारों को मतलब उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके लिए कम प्राइस रखना और ये सब पॉलिसी गवर्नमेंट लाती रहती है, ये प्लानिंग करती रहती है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं जो एफसीआई के पास जो हमारा जो बफर स्टॉक है, ठीक है, जो बफर नॉर्म है ये रेड है, वो नॉर्म इतना रखना चाहिए, ये बताता है इतना रखना चाहिए जो बफर नॉर्म है जो, ठीक है। पर एक्चुअल स्टॉक क्या है कि जो इतना एक्चुअली है हमारे था, मतलब, ठीक है। देखिए ये जनवरी और मतलब ये ओवरऑल क्या है कि जो बफर नॉर्म था उससे ज्यादा है हमारे एफसीआई के पास, ठीक है। ये अच्छी बात है बहुत कि हमारे पास जितना चाहिए उससे ज्यादा है, लेकिन उसके कुछ बुरे प्रभाव भी है, ये हम आगे देखेंगे। अभी इतना देखते हैं कि हमारे एफसीआई के पास मतलब जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो स्टॉक्स रहता है बफर स्टॉक, वो जरूरत से ज्यादा रहा है हर बार। इससे क्या होता है हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुई है, ठीक है, क्योंकि वक्त आने पर हमारे पास फूड होगा हमारी कंट्री में। चलिए, अब जो हमारी कंट्री में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कंसेप्ट है, ठीक है, और प्रोक्योरमेंट करती है जो एफसीआई जो, ठीक है, इससे क्या हुआ कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, और वो फार्मर्स को भी इनकम सिक्योरिटी मिली क्योंकि जो एमएसपी है वो पहले से भी डिसाइड कर ली जाती है, ठीक है। तो फार्मर्स को भी इनकम सिक्योरिटी मिलती है और फूड के ग्रेन में भी प्रोडक्शन बढ़ता है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट की वजह से, ठीक है। अब इसके आलोचनाएं कुछ है इस सिस्टम की, कुछ मतलब किसी भी सिस्टम में कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ बुरा भी होगा, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस भी होगी, कुछ एडवांटेजेस होंगे। तो ये क्रिटिसिज्म्स क्या है ये हम देखते हैं कि इतनी बड़ी सिस्टम और इतने बड़े सालों की इन्वेस्टमेंट के बाद भी हमारी कंट्री में हंगर आज प्रिवेलेंट है, ठीक है। हंगर आज भी हमारी कंट्री में, जैसे कि हमने देखा कि ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज मतलब हमारे एफसीआई के पास जो भी अनाज का भंडार है वो बहुत ज्यादा है, जितना जो नॉर्म थे, जो भी रूल्स के हिसाब से जो भी होना चाहिए था उससे ज्यादा उसके पास भंडार है, लेकिन फिर भी हम कंट्री में भूखमरी की स्थिति मौजूद है,
ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब वहां पर पड़ा पड़ा सड़ जाता है, वो जो भी ग्रेनरी है हमारी वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है, लेकिन उस लोगों तक पहुंच नहीं रहा है पूरी तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा इनएफिशिएंसी भी है एफसीआई के भंडार वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी एक आलोचना है कि लोगों के पास अनाज पहुंच नहीं रहा है, एफसीआई के भंडार में पड़ा है लेकिन लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है, ये एक आलोचना है उसकी। ठीक है, अब सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी ये होती है कि गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर है उसको पेमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी कमोडिटी है, जो भी कमोडिटी है उसकी मार्केट प्राइस को सप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट उसको पे करती है। ठीक है, सब्सिडीज जो होती है वो कंज्यूमर प्राइस लोअर रखती है। मतलब अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, जो एक्चुअल प्राइस होगी अगर 100 रुपए है, ठीक है, किसी भी चीज की कमोडिटी की, अगर गवर्नमेंट उसमें 50 रुपीज सब्सिडी देती है तो कंज्यूमर को कितना देना पड़ेगा? 50 रुपए ही। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उसकी जो ओवरऑल प्राइस हुई कंज्यूमर के लिए लो रही। ठीक है, तो ये जो 50 रुपए है उसको सब्सिडी बोलते हैं हम। ठीक है, गवर्नमेंट पे करती है, जो कम्प्लीमेंट करती है। ये टोटल प्राइस ये 50 रुपए ये जो कस्टमर ने दिए, ये जो 50 रुपए गवर्नमेंट ने दिए। ठीक है, टोटल मार्केट प्राइस क्या थी? 100 रुपए, तो ये कम्प्लीमेंट किया ना गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी उसने। ठीक है, पर सब्सिडी के कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा सब्सिडी जब दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तब क्या होता है, जो सरकार के वित्तीय संसाधन होता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं उसको समाप्त कर देता है। जाहिर सी बात है कि इस जो ये सब्सिडी उसमें पैसा लगा होगा तो इस पैसे को गवर्नमेंट कुछ कोई और क्षेत्र में डाइवर्ट कर सकती थी, प्रोडक्टिव एरिया में। ठीक है, लेकिन उसने गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी सब्सिडाइज एरिया है वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब ये एक डिसएडवांटेज हुआ ना, बहुत ही ज्यादा सब्सिडी आती है तो इसका एक डिसएडवांटेज भी ये रहता है कि जो ग्रोथ में कमी आती है इकोनॉमी में ओवरऑल। ठीक है, चलिए अब संबंधित मुद्दे हम देखते हैं। जो भी हम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आगे भी क्रिटिसिज्म देखा, ये एक तरह से क्रिटिसिज्म है कि जो ज्यादा बफर स्टॉक है ना वो अच्छा नहीं है। जैसे हमने देखा ना कि एफसीआई के पास ज्यादा बफर स्टॉक है, जो भी होना चाहिए उससे ज्यादा है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट होता है, वो लोगों तक पहुंचता नहीं है, वहां पड़ा पड़ा सड़ जाता है, तो एक तरह से ये वेस्ट ही हुआ ना, ये अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, जो स्टोर करते हैं जो एफसीआई, ठीक है, लंबे समय तक उसका भी कॉस्ट लगता होगा, जो स्टोरेज कॉस्ट है वो लगता होगा, जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी हाई है। ठीक है, अब जो वेस्टेज हो रहा है, जो फूड पड़ा है वहां पे, ठीक है, जो उसका डिटेरियोरेशन हो रहा है, ग्रेन की क्वालिटी में जो अपव्यय हो रहा है, ये सब इसके इश्यूज है। जो लंबे समय तक पड़ा रहता है जो भंडार में, तो ये सब इश्यू क्रिएट होते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा भंडार भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और फ्री अभी कुछ चीजें गवर्नमेंट को रिकमेंड की जा रही है कि जो भी एमएसपी है वो आप फ्रीज कर दो, कुछ समय के लिए बढ़ाओ मत। ठीक है, बढ़ाने से क्या होता है, इसका भी एक इश्यू होता है, वो हम देखेंगे। और जो प्रोक्योरमेंट जो हो रही है ना जी, जो खरीद जो भी एफसीआई कर रहा है वो कुछ समृद्ध क्षेत्र है, जो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, जो प्रोस्परस रीजन है, पंजाब हरियाणा, जहाँ पर गेहूं का जो भी मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है, वहां पर ही सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है। ठीक है, और इंक्रीज इन एमएसपी जो है ना वो एक तरह से क्यों हो रही है पता है आपको? गवर्नमेंट एमएसपी क्यों इंक्रीज करती है? जो स्टेट्स होते हैं ना, जो फार्मर्स होते हैं, वो स्टेट्स होते हैं, वो उनको प्रेशर करते हैं। ठीक है, जो प्रेशर करते हैं इसलिए गवर्नमेंट भी एमएसपी बढ़ाई जाती है। और जो मतलब जो बाद में क्या होता है कि जो किसान होते हैं, जो एमएसपी जो किसानों को पता है कि एमएसपी बढ़ी है, तो वो क्या करेंगे, जो वो लैंड होती है, ठीक है, मतलब वो लैंड उस फूड ग्रेन को उगाने में उस लैंड को लगा देंगे। ठीक है, कि वीट अगर वीट में अच्छी एमएसपी मिलती है तो किसान वीट उगाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो जो दूसरे ग्रेन है वो नहीं उगाएंगे वो। तो इस तरह से भी ये फूड इसका ही थोड़ा सा मतलब जो भी डिसएडवांटेज वो रहता है हायर एमएसपी का। ठीक है, अब ये एक पहलू क्या था प्रोक्योरमेंट का, कि जो वो वीट और राइस का जो प्रोक्योरमेंट होता है, तो जो भी जैसे मैंने बोला ना, ये इसने क्या किया है, किसानों को प्रेरित कर दिया है। एमएसपी में जो वृद्धि होती है ना, उसमें किसानों को प्रेरित कर दिया है कि जो कोर्स ग्रेन है वो उगाने की जगह वो गेहूं का उत्पादन करना लगता है। ठीक है, तो जो भी गरीबों का मुख्य भोजन है उसके बजाय वो गेहूं का उत्पादन करता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि उसको तो ज्यादा एमएसपी चाहिए किसान को। ठीक है, तो ये हायर एमएसपी का एक जो डिसएडवांटेज रहता है। ठीक है, और जो इसका जो कुछ अलग जो भी हम डिसएडवांटेज बोल सकते हैं एमएसपी का, वो क्या है
कि किसान को ज्यादा एमएसपी चाहिए, उसके उसके वजह ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, जो वाटर का है वो बहुत ही ज्यादा उपयोग करेगा। एग्रीकल्चर वाटर इंटेंसिव फील्ड है, आपको पता है, ठीक है। अब जो राइस है उसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, आपको पता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, लैंड का भी डिग्रेडेशन होता है, वाटर लेवल का जो टेबल है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी गिरता है, ठीक है। ओवरऑल वाटर का लेवल है कंट्री में वो भी कम होता है, ठीक है। पर्यावरणीय जो गिरावट आती है, पर्यावरणीय क्वालिटी में, पर्यावरण की क्वालिटी में भी, ठीक है। इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर की जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है इस स्टेट्स में, ठीक है। अब उससे क्या होता है, एक साइकिल क्रिएट होती है, किसान जो लैंड डिग्रेड होती है तो उसमें प्रोडक्शन कम होता है, तो वो किसान फिर से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करने लगेंगे, फिर से ज्यादा वाटर का यूज करने लगेंगे, तो ये एक साइकिल क्रिएट होती है। और लॉन्ग टर्म में जो एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी होती है, लैंड की सस्टेनेबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। यह एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब क्या है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक और भी डिसएडवांटेज है, जो राइज कर रही है, तो जो बढ़ा रही है गवर्नमेंट, उसका एक और भी डिसएडवांटेज है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, जो ब्रोकर करने की, वो भी बढ़ गई है। जाहिर सी बात है, एमएसपी बढ़ेगी तो मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन जो करना पड़ता है एफसीआई को, वो भी, उसकी कॉस्ट भी बढ़ी है। स्टोरेज कॉस्ट है जो एफसीआई की, वो भी बढ़ी है, ठीक है। तो इससे ओवरऑल क्या होता है, गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन आता है, ठीक है। जो राइज कर रहे हैं एमएसपी, उससे ज्यादा किसानों को, उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक फाइनेंशियल बर्डन आता है कंट्री पे, ठीक है। ये सब हायर जो भी इंक्रीज कर रहे हैं एमएसपी की जो इंक्रीज कर रही है हमारी गवर्नमेंट, उसके डिसएडवांटेजेस है। इसीलिए तो बोला, फिर एमएसपी को कुछ सालों के लिए फ्रीज कर देने की जरूरत है, कांस्टेंट कर देने की जरूरत है, उसको बढ़ाना नहीं है थोड़े साल, ऐसी रिकमेंडेशन दी गई है, ठीक है। और दूसरी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम्स है, वो क्या है कि जो उसके डीलर्स होते हैं ना, वो माल प्रैक्टिस, उसमें कदाचार का सहारा लेते हैं। कभी कभी जो अच्छा प्रॉफिट पाने के लिए वो ओपन मार्केट में बेच देते हैं। जो केरोसिन और ऐसा था, उसका वो बहुत ही प्रिवेलेंट था हमारी कंट्री में, अब थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। जो पुअर क्वालिटी की ग्रेन्स बेचते हैं लोगों को, और जो अच्छी क्वालिटी वाली ग्रेन्स होती है वो मार्केट में बेच के आते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो ये सब कदाचार वो करते हैं ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह की डिसएडवांटेज हुआ, पीडीएफ एक इनएफिशिएंसी हुई कि गवर्नमेंट इतना कंट्रोल नहीं कर पा रही है इन लोगों को, ठीक है। और जब राशन शॉप, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब राशन शॉप्स जब मतलब बेच नहीं सकती, तो क्या होता है, जो एफसीआई का स्टॉक है वो बढ़ जाता है। मतलब ये बेचने, वो एफसीआई से ही तो आया है, जो राशन शॉप में जो भी राशन है वो, ठीक है। तो एफसीआई जब ये बेचा नहीं जाएगा, तो एफसीआई में गोडाउन में जो भी जितना भंडार है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पाइल अप हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा भंडार भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे वो पड़ा सड़ने लगेगा, ठीक है। चलिए, अब ये एक और भी कारक ये है कि जो डिक्लाइन ऑफ पीडीएफ, मतलब पीडीएस में गिरावट आई है, कि जो नॉन पुअर और पुअर में जो पहले क्या था कि 1992 से पहले पुअर और नॉन पुअर में जो कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया गया था, ठीक है। अब क्या है कि जो पुअर को लो प्राइस पे दिया जाता है। 1997 के बाद जो कंसेप्ट आया था ना, पुअर, नॉन पुअर, बीपीएल, एपीएल का, तो पुअर को लो प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। और जो नॉन पुअर है उसको हायर, जो मतलब उनको हायर कॉस्ट पे दिया जाता है, ठीक है। जो 3 टाइप्स ऑफ राशन कार्ड्स है, उन राशन कार्ड्स के हिसाब से जो प्राइस रेंज है, ठीक है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये भी एक उसका फैक्टर है पीडीएस के डिक्लाइन का, पीडीएस की जो एप्लीकेशन है उसमें गिरावट का, ठीक है। अब जो टारगेटेड, जो मैंने पहले क्या था कि जैसे मैंने बताया कि सबके लिए इक्वल था, पुअर, नॉन पुअर के लिए। अब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या हुआ है कि अब 3 डिफरेंट प्राइस है, ठीक है, पुअर, नॉन पुअर, अबोव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। जो अबोव पॉवर्टी लाइन वाले एपीएल वाले होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, उनको मार्केट प्राइस जितनी, मतलब थोड़ी सी कोई मार्जिन रहता होगा, बहुत ज्यादा कोई उनको फायदा नहीं होता है। एपीएल वालों को बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो एपीएल वाले, मतलब जो एपीए अबोव पॉवर्टी लाइन वाले लोग जो होते हैं, वो इन राशन शॉप पर से कम खरीदी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो उनको जो मिल रहा है, जो जिस प्राइस में, वो ओपन मार्केट प्राइस के जितना ही ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे इतना ही होता है, ठीक है। तो उनको लिटिल इंसेंटिव मिलता है, ठीक है।
तो वो इस जो राशन शॉप्स है वहां से बहुत ज्यादा खरीद नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी एक ड्रॉबैक है इस सिस्टम का। अब कोऑपरेटिव्स का रोल हम देखते हैं कि जो सहकारी समितियां होती है उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो सदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स है, महाराष्ट्र जो है और तमिलनाडु, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या रहती है कि जो सोसाइटीज होती है ना, वो अपने आप से ही जो शॉप्स होती है वो खड़ी करती है और लो प्राइस पे वो लोगों को ये फूड ग्रेन्स और राशन जो होती है वो बेचती है, ठीक है। तो ये स्पेशली प्रिवलेंट कहाँ है, वो नॉर्दर्न एरिया में नहीं, वेस्टर्न पार्ट जो पश्चिमी क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पे ये कोऑपरेटिव्स जो होती है वो शॉप्स चलाती है बहुत ज्यादा। जो जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, तमिलनाडु है जो वहाँ पे, ठीक है, 94% जो राशन शॉप है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। तो आप रोल देख सकते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है मतलब कंट्री में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको उदाहरण दूं कोऑपरेटिव्स का, जो दिल्ली में मदर डेयरी है, ठीक है, जो गुजरात में जो अमूल की जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो बेचती है अमूल कंपनी, वो जो जिसको व्हाइट रिवोल्यूशन के साथ जोड़ा जाता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो महाराष्ट्र में भी जो ग्रेन बैंक सेटअप की गई एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस के द्वारा, जो एनजीओस का एक नेटवर्क बनाया गया है और उससे ग्रेन बैंक स्थापित किया। ग्रेन बैंक का मतलब क्या है कि जो वेरियस ग्रेन्स होते हैं, वेरियस क्रॉप्स के, वो वहाँ पे रखे जाते हैं, उन पे रिसर्च किया जाता है, ठीक है। जब भी जरूरत पड़े गवर्नमेंट को वो ग्रेन मिलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ वहाँ पे किया जाता है। तो ये एक तरह से भविष्य में फूड सिक्योरिटी लाएगा कंट्री में, जो भी हमारा है वो, ठीक है। चलिए, तो ये ग्रेन बैंक भी सक्सेसफुल रही है आजकल, ठीक है। चलिए, तो ये ओवरऑल हमने पढ़ा ये सब फूड सिक्योरिटी का, जो भी हमने आज पढ़ा कि कोऑपरेटिव्स का रोल और ये सब पढ़ा आज हमने, ठीक है। इसके कारक देखे, गवर्नमेंट्स के एक्शन देखे, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, ठीक है। और आगे के लेक्चर में अब हम ये आज क्लास 9 की एनसीईआरटी खत्म हो रही है हमारी, जो फूड सिक्योरिटी हमने देखी, इसके पहलू देखे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए, बाय बाय।